नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय 88.13 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रचा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1947 से अब तक के बलिदानी जवानों के परिवारों को आज जम्मू में सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला रोगी मिला। विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं, देश में ये चौथा मरीज। आज आयकर दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत के नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूरी तक भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। काफी अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई। 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और हाँ मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और सेटिस्फाई है जो भी रिजल्ट है उससे। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और विधि तथा न्याय मंत्री ने नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि नीरज लगातार ख्याति प्राप्त कर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे खिलाड़ियों की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नीरज चोपड़ा सही मायने में चैंपियन हैं। श्री रिजिजू ने युवाओं से नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन से प्रेरणा लेने को कहा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक रूप से समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा श्रीमती मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन के प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए केंद्र सरकार के कुछ कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। कल सुबह 6 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, आकाशवाणी भवन, सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन बंद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण होगा।
राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कल संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में दोनों सदनों के सदस्यों ने निवर्तमान राष्ट्रपति को विदाई दी। श्री कोविंद ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी मांग सामने रखने के लिए विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग संविधान के दायरे में गांधीवादी तरीके से ही होना चाहिए। हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ये विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक है। श्री कोविंद ने कहा कि आज आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, साथ ही नई आकांक्षाएं भी उभर रही हैं। ऐसा कुशल प्रशासन के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि देश का चहुमुखी विकास बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की परिकल्पना के अनुरूप है। सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। ये बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली ये समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य, राजनीतिक निष्पक्षता की प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति भवन को देश के आम लोगों के लिए सुगम्य बनाने का श्री कोविंद का प्रयास अगली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूरा विश्व भारत को बड़े ही ध्यान से सुनता है। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि कोई भी हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। श्री सिंह ने 1947 से अब तक सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बलिदान देने वाले लगभग 2000 जवानों के परिवारों को जम्मू में सम्मानित करने के बाद ये बात कही। राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही हमारा यह भारत आजाद हुआ है और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही आज हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में हमारे सेना के जवानों ने जो योगदान दिया है बहनों भाइयों, भारत उसे कभी भूल नहीं सकता। और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, मैं उन सारे शहीदों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने का उपयुक्त अवसर है। श्री राजनाथ सिंह ने देश की संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सुरक्षा बलों को नमन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व में सबसे ताकतवर देशों में से है और हमारी सेनाओं ने कई अवसरों पर ये साबित भी किया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक मजबूत शक्ति है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार इसे और भी अधिक सशक्त बना रही है। श्री राजनाथ सिंह आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत करगिल विजय दिवस पर करगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के बोपल में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने और युवा पीढ़ियों के बीच राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है,
ये समय उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 वर्षों में अहमदाबाद और साबरमती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। वंदे गुजरात विकास यात्रा के अंतर्गत श्री शाह ने भोपाल में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास परियोजना और जल आपूर्ति परियोजना शामिल है। जल आपूर्ति परियोजना से 70,000 से अधिक लोगों को पेयजल सुलभ होगा। गृह मंत्री ने मणिनगर में 10 करोड़ की लागत से बने खेल परिसर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद गांधीनगर में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा निजी मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय 88.13 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रचा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1947 से अब तक बलिदानी जवानों के परिवारों को आज जम्मू में सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला रोगी मिला। विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं, देश में ये चौथा मरीज। आज आयकर दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की।
और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में। दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमण के पहले रोगी की पुष्टि हुई है। 31 वर्षीय व्यक्ति को बुखार और त्वचा संबंधी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोगी की हालत स्थिर है। रोगी की विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। देश में मंकी पॉक्स का ये चौथा मामला है और ये ऐसा पहला मरीज है जिसने विदेश यात्रा नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि 34 वर्षीय दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुणे की राष्ट्रीय विषाणु अनुसंधान संस्थान ने संक्रमण की पुष्टि की है। मरीज फिलहाल स्वस्थ हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार मरीज के संबंधियों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया गया है। मरीज के करीबी संपर्कों की पहचान कर ली गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें संगरोध किया गया है। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक आज दोपहर बाद 3 बजे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। दिल्ली वासियों की सुरक्षा और संक्रमण की रोकथाम तथा मामले की निगरानी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक दल लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रियासिस ने बताया कि 75 देशों में 16,000 से अधिक लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। ये आकाशवाणी है। आज आयकर दिवस है। भारत में आयकर प्रणाली के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2010 में आयकर दिवस की शुरुआत की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर दिवस पर विभिन्न सुधार लागू करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की है। उन्होंने सरकार के प्रयासों को समर्थन देने के लिए करदाताओं की भी सराहना की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 क्रिकेट मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। शिखर धवन के नेतृत्व में भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। शुक्रवार को पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज पर 3 रन की रोमांचक जीत दर्ज की थी। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला खेली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस जिले के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है। जिले में कल 6 कांवरियों की हुई मृत्यु के बाद ये कार्रवाई की गई है। श्री देवेश कुमार पांडे जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। हाथरस में कल एक ट्रक ने 6 कांवरियों को कुचल दिया था। इनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 201 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 28,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.46% है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग।
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आई वरी विपत्ति आमी मुले कशाला बंदित माय भूही आमी खुले कशाला। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अन्ना पत्रावे का स्मरण कर रहे हैं। अन्ना महाराष्ट्र के सतारा के निवासी थे। सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने इसमें भाग लेने वाले लोगों के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया। उन्होंने अन्ना पत्रावे सहित कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें सांगली सेंट्रल जेल भेज दिया। 24 जुलाई 1943 को अन्ना पत्रावे ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जेल से भागने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन इस बारे में सूचना पाकर सांगली राज्य पुलिस ने उनका पीछा किया। मुठभेड़ में अन्ना पत्रावे 24 जुलाई 1943 को पुलिस की गोली से शहीद हो गए। मां भारती के वीर सपूत को नमन। आज हम प्रसिद्ध बांसुरी वादक और राष्ट्रवादी पंडित पन्नालाल घोष को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बारिसाल में युवावस्था के दौरान पन्नालाल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और अपने करियर के प्रारंभिक चरण में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम के प्रभाव में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पैदा करने में मदद की। 1928 में घोष व्यायामशाला में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स, मुक्केबाजी और लाठी चलानी सीखी। जैसे जैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय होते गए, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें वहां से कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के दोस्त और बहनोई अनिल विश्वास भी कोलकाता आ गए। कोलकाता में पन्नालाल ने अपने संगीत कौशल का उपयोग किया और संगीत रचना में सहायता की। 1940 में वो अपने संगीत करियर को और आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे चले गए और बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में शामिल हो गए। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। अलाउद्दीन खान के शिष्य पन्नालाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वो सच्चे देशभक्त थे। पन्नालाल घोष ने 1951 में राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए जोशीले गीतों को संगीत दिया। इस फिल्म में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक फुटेज हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के भाषण इस फिल्म की कथा में शामिल हैं। घोष का संगीत तकनीक और विशेषज्ञता के अनूठे संगम का उदाहरण है, जो बीनकार परंपरा की विशेषताएं हैं। पन्नालाल घोष 1956 से 1960 में निधन तक आकाशवाणी के ऑर्केस्ट्रा के संचालक रहे। 1960 में मात्र 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इन वर्षों में उन्होंने कलिंग विजय और ऋतुराज जैसी कई रचनाओं का सृजन किया। महान राष्ट्रवादी और संगीतकार पन्नालाल घोष को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 24 जुलाई 1970 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के रजाकारों से लड़ाई लड़ी थी। भारत में हैदराबाद के एकीकरण के बाद रेड्डी ने 1959 में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया और 1959 से 1962 तक आंध्र प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। केवी रंगा रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन में भाग लिया
और सिद्धियांबर बाजार में स्पष्ट भाषण के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा था कि गुलाम की जिंदगी से मौत अच्छी है। रेड्डी ने शैक्षणिक संस्थान एवी कॉलेज की स्थापना की। केवी रंग रेड्डी ने 1970 में मृत्यु तक लोगों की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखा। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और आज का संस्कृति संदेश समर्पित है फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार को। मनोज कुमार की बहुत सी फिल्मों में उनका नाम भारत रहा, इसलिए ये भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय हो गए। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मनोज का वास्तविक नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। मनोज कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फैशन के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म थी कांच की गुड़िया, लेकिन उनकी पहली हिट फिल्म थी हरियाली और रास्ता। कहते भी गए। 1965 की फिल्म शहीद में उन्होंने शहीद भगत सिंह की यादगार भूमिका निभाई थी। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। 1967 में मनोज कुमार ने बतौर निर्देशक पहली फिल्म उपकार का निर्माण किया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 1981 में उन्होंने फिल्म क्रांति का निर्देशन किया। 1995 में मनोज कुमार ने फिल्म मैदान जंग में आखिरी बार अभिनय किया। 1992 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल घिरे रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर में हल्की वर्षा, जबकि मुजफ्फराबाद और गिलगित में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। गुवाहाटी, गंगटोक, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला, शिलांग और इम्फाल में बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय। 88.13 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रचा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1947 से अब तक के बलिदानी जवानों के परिवारों को आज जम्मू में सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला रोगी मिला। विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं, देश में ये चौथा मरीज। आज आयकर दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।